आप सभी लोगों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया बहुत दिनों बाद एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आप सभी लोगों के सामने उपस्थित थे और कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन पा रही थी। इसके बहुत सारे कारण थे, तबीयत भी खराब थी और जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन उन सभी को पीछे छोड़ते हुए आज एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। और आज जितने भी डाउट हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, वो सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और आगे सरकार क्या करने वाली है, क्या कर सकती है, किनकी नौकरी पर संकट है, किनकी नौकरी जाने वाली है, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, नौकरी किसी की नहीं जाएगी। जो आपके सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं कि इनकी नौकरी जाएगी, उनकी नौकरी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती एक ज्वलंत मुद्दा है। इसी मुद्दे पर हम लोग चलिए बात करते हैं और पूरा टॉपिक क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण घोटाला है, यह आरक्षण घोटाला किस प्रकार का घोटाला है, इसको समझने के लिए आपको पूरी कहानी समझनी पड़ेगी कि जो भर्ती की गई है वह भर्ती किस प्रकार से किया गया है। तो वीडियो के दो चरण होंगे। पहले चरण में आपको बताया जाएगा कि भर्ती किस प्रकार से किया गया है और फिर उसके बाद जो आरक्षण का घोटाला बार बार शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें क्या विवाद है उसको बताया जाएगा और उसके बाद क्या इसका समाधान होगा वह भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती की बातें करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में अनारक्षित की कितनी सीटें थी? लगभग 34,000 सीटें थी। ओबीसी कैटेगरी की लगभग 18,000, एससी कैटेगरी की लगभग 14,000 और एसटी कैटेगरी की 1,354 सीटें थीं। अब किस प्रकार से चयन किया गया उस पर बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में पहला चयन सूची आई, फिर दूसरी चयन सूची आई, फिर तीसरी चयन सूची आई। तो सबको मिलाकर हम लोग यहां पर बता रहे हैं। फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट की यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। अब अनारक्षित में आते हैं। अनारक्षित में कितनी सीटें हैं? 34,579 सीटें हैं, जिसमें से यूआर की जो सीटें हैं उसमें चयन किया गया 20,301, यानी यूआर मतलब अनारक्षित, अनारक्षित का चयन किया गया। ओबीसी कैटेगरी के कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका नंबर बहुत ज्यादा था, जो अनारक्षित में चयनित हो गए। उनकी संख्या कितनी थी? 12,630। तो 12,630 ओबीसी के बच्चे हैं जिनका नंबर ज्यादा होने के कारण वो अनारक्षित में चयनित हुए हैं। इसी प्रकार एससी कैटेगरी के 1,637 बच्चे हैं जिनका नंबर ज्यादा होने के कारण वो अनारक्षित में चयनित हुए हैं। और एसटी कैटेगरी के ऐसे 20 बच्चे हैं जिनका नंबर ज्यादा था, वो अनारक्षित में चयनित हुए हैं। यानी अनारक्षित की जो लगभग 34,000 सीटें थी उसमें मात्र अनारक्षित के जो बच्चे हैं वो 20,301 हैं, ओबीसी कैटेगरी के 12,630 हैं और एससी कैटेगरी में 1,637 हैं और एसटी कैटेगरी में 21 बच्चे हैं। तो इनको मिलाकर टोटल 34,500 आपका हो जाता है 89। तो ये हमारी सीटें हैं अनारक्षित वाली। अच्छा, एक बात आपको बता दें कि हमारा जो चयन हुआ है वह भी इसी 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ है। हम ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और अच्छे नंबर हैं, इसलिए मेरी नौकरी पर किसी प्रकार से कोई संकट नहीं है। और जितने भी बच्चे 69,000 शिक्षक भर्ती के हैं उनकी किसी भी बच्चे की नौकरी पर कोई संकट नहीं है। इसको हम आगे प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। ओबीसी कैटेगरी में 18,598 सीटें हैं, जिसमें जब चयन किया गया तो ओबीसी कैटेगरी की जो सीटें थी 18,598 वो तो ओबीसी के द्वारा भरी ही गई, लेकिन ओबीसी के जो बच्चे थे कितने? 12,630। इनका नंबर ज्यादा था, इसलिए ये कहां चले गए? अनारक्षित में चले गए। तो अनारक्षित में चले गए, ये देखिए यहां पर लिखा है। तो इतने बच्चे अनारक्षित में चले गए, तो अनारक्षित में इनका चयन हो गया। लेकिन अगर सिर्फ ओबीसी की बात करें, सिर्फ ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 18,000 वाले तो चयनित हुए ही हैं और 12,000 ये आ गए। तो कुल मिला के अगर ओबीसी की बात करें तो 31,228 बच्चे चयनित हुए हैं, जिसमें से अपनी कैटेगरी में 18,000, लगभग 18,000 और अनारक्षित में कितने गए हैं? लगभग 12,000 गए हैं। ये पूरा एग्जैक्ट डाटा लिखा गया है।
ठीक है, बात समझ में आ रही है कि ओबीसी के बच्चे अपनी कैटेगरी में जितनी सीटें थी उनमें उनका चयन तो हुआ ही है, उसके अलावा वो नंबर ज्यादा होने के कारण, गुणांक ज्यादा होने के कारण अनारक्षित में भी गए हैं। इसी प्रकार एससी कैटेगरी में जो सीटें थी वो एससी के द्वारा तो भरी ही गई हैं, इसके अलावा जो ज्यादा नंबर था 1633, गुणांक इनका बहुत ज्यादा था, तो ये यूआर में फाइट किए हैं, ये इनकी सीटें लिखी गई हैं। और यहां पर आपका पेज फंसेगा, आपको पता होगा बाद में सरकार ने क्या किया था कि जो एसटी कैटेगरी की सीटें खाली थी उसको एससी यानी कि अनुसूचित जाति से भर लिया। वो कितनी सीटें थी? 1664 सीटें थी जो कि एसटी की सीटें थी, लेकिन खाली होने के कारण उसको एससी से भरा गया। तो कुल अगर हम लोग अनुसूचित जाति की सीटें देखें तो 17,260 बच्चे हैं अनुसूचित जाति के जिनका चयन हुआ है, जिसमें कैटेगरी में आपके लगभग 14,000 हैं। जो ज्यादा गुणांक है वो कितने हैं? जो यूआर में गए हैं 1637, और एसटी की सीटें जिनके द्वारा भरी गई हैं वो 1664। अभी इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे कि ये सीट कहां से आई। ठीक है, सबसे बड़ा झोल कहां पर हुआ? आपका एसटी कैटेगरी में टोटल सीटें कितनी हैं? 1354, लेकिन आपको पता था क्वालिफाइंग मार्क जो था वो 90 नंबर था। 90 नंबर क्वालिफाइंग मार्क था इन लोगों के लिए। तो उत्तर प्रदेश में बच्चे ही नहीं मिले अनुसूचित जनजाति के जो 90 नंबर पार कर सकें। ऐसे कितने बच्चे मिले एसटी कैटेगरी में? 190। तो सीटें हैं 1354 और बच्चे कितने मिल रहे हैं? 190। तो इनका चयन तो अपनी सीट पर हो गया। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका नंबर बहुत ज्यादा था, वो बच्चे कितने थे? 21 बच्चे जिनका गुणांक ज्यादा था, तो ये यूआर में चले गए। यहां सबसे ऊपर चले गए कूद के, ये देखिए यूआर लिखा है, तो इतने बच्चे यूआर में चले गए। तो फिर भी इनकी सीटें खाली रह गई, तो कुल हमारा चयन कितना हुआ? 211। तो अगर एसटी कैटेगरी के टोटल चयन हम देखें तो 211 हुआ है। एससी कैटेगरी का टोटल चयन 17,260 हुआ है। ओबीसी का जो टोटल चयन हुआ है 31,228 हुआ है। और यूआर अनारक्षित का जो टोटल चयन हुआ है 34,000 सीटों के सापेक्ष में मात्र 20,000 हुआ है। और ये आपके आरक्षित वर्ग के बच्चों से भरी गई हैं क्योंकि इनके नंबर ज्यादा था। ये पूरा डाटा है। ठीक है, ये यहां पर पूरा डाटा है। अब यहां पर बवाल क्या है, विवाद क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। विवाद यह है कि आरक्षित वर्ग की सीटें आरक्षित वर्ग को ही दी जाएंगी। तो इसमें दो प्रमुख कारण हैं विवाद के। पहला कारण यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं और दूसरा कारण यहां से स्टार्ट होगा। तो पहला कारण हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अगर आपको पता होगा कि जो प्राइमरी की पहले भर्तियां होती थी वो जनपद आधारित भर्ती होती थी। जनपद के आधार पर, प्रत्येक जिले के आधार पर मेरिट निकाली जाती थी। लेकिन ये वाली भर्ती क्या थी? आपका जनपद आधारित भर्ती नहीं थी, आपकी प्रदेश स्तरीय भर्ती थी। आपकी जो मेरिट बनी थी वो प्रदेश स्तर की एक मेरिट बनी थी, लेकिन काउंसलिंग के समय हमें जनपद को सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया था। और यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। प्रॉब्लम क्या हुई, उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई बंदा है, एक्स नाम का कोई बंदा है, कोई बच्चा है जो ओबीसी कैटेगरी में आता है और उसके 70% गुणांक बन रहा है। तो 70% गुणांक बहुत ज्यादा होता है। 70% गुणांक होने के कारण वो यूआर कैटेगरी में जा रहा है, लेकिन उसने अपना गृह जनपद भरा है। जनपद भरने के लिए पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इस प्रकार से आपको भरना होता था। पहले नंबर पे कोई जिला भरिए, दूसरे भरिए, तीसरे भरिए, चौथे भरिए, इस प्रकार से भरना होता था। तो उसने अपना पहला नंबर कहां भरा है? अयोध्या भरा है। ठीक है, देखिए इसके ज्यादा बात को ध्यान समझिएगा, यहां पर गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए उसके नंबर कितने हैं? 70% नंबर है। गृह जनपद कितना है उसका? गृह जनपद जो उसने भरा है पहले नंबर पे अयोध्या भरा है। तो ऐसे कंडीशन में वो यूआर कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि यूआर की मेरिट लगभग 68 के आसपास थी। तो उसका चयन यूआर की कैटेगरी में होना चाहिए, अनारक्षित में होना चाहिए। तो अनारक्षित में उसका चयन हो गया, लेकिन अब गृह जनपद की बात आएगी तो आयोग ने देखा कि क्या 70 नंबर पर उसे अयोध्या जिला मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है। क्योंकि अयोध्या जिला जो आपका 72 नंबर वाला होगा, 73 नंबर वाला होगा, 74 नंबर वाला होगा, 75 नंबर वाला होगा, इसने भी तो लिया होगा। तो इन नंबर के आधार पर जो ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा जिनके नंबर हैं, उनके द्वारा अयोध्या जनपद खाली है अथवा भर दिया गया है।
तो यूआर में देखा गया कि 70 नंबर पर अयोध्या जिला भैया नहीं मिल रहा है। यह ओबीसी का कैंडिडेट है, 70 नंबर होने के कारण इसका चयन अनारक्षित में हो गया है। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हैं। लेकिन इसने अपना पहला जिला अयोध्या भरा है, आयोग इसे अयोध्या जिला देना चाहता है, लेकिन यूआर में यानी 70 नंबर पर आपका अयोध्या जिला नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या किया गया, उठा के ओबीसी में भेज दिया गया। तो ओबीसी में इसे अपना गृह जनपद अयोध्या बड़े आराम से मिल गया। अब यहाँ पर बात को ध्यान से समझ लीजिए, इसे अयोध्या जिला यानी गृह जनपद देने के चक्कर में इसका चयन कहाँ किया गया, इसके ओबीसी कैटेगरी में किया गया, जबकि इसका चयन कहाँ होना चाहिए था, यूआर कैटेगरी में होना चाहिए था। तो उसका इस कैटेगरी में चयन होने के कारण एक सीट इसमें से भर गई, जो सीट यहाँ भरी जानी चाहिए थी वो सीट यहाँ पर भर गई। इसके सीट भरने के कारण क्या हुआ, जो नीचे का बंदा है, सबसे नीचे का जो स्टूडेंट होगा, यहाँ पर जो सबसे नीचे का स्टूडेंट होगा उसका नुकसान हो गया, क्योंकि ये सीट अगर इसके द्वारा मिस्टर एक्स के द्वारा ये सीट ना भरी जाती तो ये बंदा क्या हो जाता, मेरिट में आ जाता। लेकिन जो सबसे नीचे था, एक सीट भरे होने के कारण यह आपका मेरिट से निकल गया। यही है मुख्य विवाद का कारण। गृह जनपद देने के चक्कर में क्या किया गया कि जो यूआर में अनारक्षित में बच्चा चयनित हो रहा था उसे ओबीसी में भेज दिया गया, जबकि हाई कोर्ट कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ये यूआर में मिस्टर एक्स जो हैं यूआर में जा रहे हैं तो इन्हें यूआर में भेजो, अगर इन्हें अयोध्या नहीं मिल रहा है तो इन्हें बहराइच भेज दो, जहां मर्जी वहां भेज दो, लेकिन इनका चयन यूआर में ही होगा, ओबीसी में नहीं होगा। ओबीसी की सीट को खाली रखो, जो नीचे वाला बंदा है इसे सीट दे दो। ये यहाँ पर विवाद का कारण है। तो आरक्षित वर्ग में कुछ बच्चे हैं, ऐसे बच्चे ज्यादा नहीं होंगे, 1500 से ज्यादा नहीं होंगे, ऐसे बच्चे हैं जो इस कैटेगरी कारण, इस नियम के कारण आरक्षित वर्ग में बाहर हो गए। यही क्रम आपका एससी कैटेगरी में भी होगा, यही क्रम आपका एसटी कैटेगरी में भी होगा। तो बात समझ रहे हैं, गृह जनपद देने के चक्कर में आरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया, गृह जनपद पर ध्यान दिया गया कि इस बच्चे को उसका गृह जनपद मिल जाए, और उस चक्कर में इसे ओबीसी वर्ग में भेजकर इसे अयोध्या जिला दे दिया गया, जो कि इसके पहले नंबर की चॉइस थी। कोर्ट ने कहा है ये चॉइस वाइस खत्म करो, आरक्षण पर ध्यान दो, जिसको जहां जिला मिले उसको वहां पर भेज दो। ठीक है, ये जिला तुम्हें नहीं देखना है, तुम्हें आरक्षण देखना है। अगर ये यूआर अनारक्षित में जा रहा है तो उसे अनारक्षित में भेजो। उसके भेजने के कारण क्या होगा कि ये यहां से हटके फिर कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। इसकी नौकरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी मिस्टर एक्स जो हैं इनकी नौकरी पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये यहां से उठकर कहां जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। जब यहां पर आ जाएंगे तो ओबीसी की एक सीट हो जाएगी खाली, तो जो नीचे वाला एक बंदा है ये उठकर चला जाएगा मेरिट में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो कुछ जो बॉर्डर लाइन पर लटके हुए हैं, ओबीसी के बंदे हैं, एससी के बंदे हैं, वह मेरिट में आ जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार से अगर जिसका भी चयन किया गया होगा वो यूआर अनारक्षित में चला जाएगा। बात क्लियर है ना, समझ गए। ये गृह जनपद वाला जो चक्कर था कोर्ट ने कहा है इसे खत्म कर दो। और दूसरा यहाँ पर विवाद है, ये विवाद बहुत ज्यादा है, इस पर भी बातें होंगी कि देखिए हुआ क्या कि 1354 सीटें थी, लगभग इसमें से आपकी 190 सीट तो भर गई, ये वाले बच्चे तो यूआर में गए थे तो इनको नहीं गिना जाएगा, तो हमारी 1164 सीटें खाली रह गई। तो ये सीटें किसके थी, अनुसूचित जनजाति की थी। अनुसूचित जनजाति की सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग से नहीं भरी जा सकती हैं, लेकिन सरकार ने क्या किया, इनकी सीटें इससे भर ली, 1664 एससी कैटेगरी अनुसूचित जाति से भर ली। ऐसा नहीं होता है, आरक्षित वर्ग की अगर सीट है तो आरक्षित वर्ग को ही दिया जाएगा, किसी दूसरे वर्ग को नहीं दिया जा सकता है। क्लियर। तो ये वाली सीट जो हैं हमारे एससी कैटेगरी के जो बच्चे हैं जो कि यहाँ पर इनकी सीटें पाई गई हैं, तो ये जो है इनको खतरा हो सकता है इनकी नौकरी पर। ये यहाँ पर आप पूरी बातें हैं। तो ये वाला यहाँ पर मुद्दा है और ये वाला यहाँ पर मुद्दा है। तो जो जिस कैटेगरी में है उसे उस कैटेगरी में भेजा जाएगा।
आपके जितने नंबर हैं उस नंबर के हिसाब से आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी में भेजा जाएगा। जनपद जो जिला आवंटन किया जा रहा था वो ध्यान में नहीं रखना है। ऐसा नहीं करना है कि किसी को गृह जनपद देने के चक्कर में उसे यूआर से हटाकर ओबीसी में भेज दो, क्योंकि यूआर में अयोध्या नहीं मिल रहा था और ओबीसी में उसे मिल जा रहा था, इसलिए ओबीसी कैटेगरी में डाल दो। ऐसा नहीं करना है। बात समझ गए? विवाद क्या है, आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आ गया है। कल कैबिनेट स्तर की मीटिंग होने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये सारी चीजें उनके सामने उपस्थित की जाएंगी और वह एक बेहतरीन सा निर्णय लेंगे। और दूसरी बात कोर्ट के द्वारा बताई गई है कि जो अब इसमें देखिए होगा क्या कि मिस्टर एक्स अब पहले यहां थे ओबीसी में, अब आ जाएंगे यूआर में। तो यूआर में जो सबसे नीचे होगा, यूआर में क्या होगा, जो सबसे नीचे लटका होगा, मेरिट में सबसे नीचे लटका होगा, वो हो जाएगा बाहर, क्योंकि एक बंदा यहां पर आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे कुछ लोग अनारक्षित वर्ग के बाहर होने की संभावना है। कोर्ट ने कहा है कि भैया हम इन्हें तुरंत बाहर नहीं करेंगे। जो सत्र खत्म होता है आपका 31 मार्च 2025 को सत्र खत्म होगा, तब आपको बाहर किया जाएगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार इन्हें बाहर नहीं करेगी, क्योंकि नौकरी करते हुए लगभग 4 साल का समय हो चुका है। किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा। जो हमारे अनारक्षित वर्ग के बच्चे हैं, जो 1500 मुश्किल से 1500 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, वो उन्हें क्या होगा समायोजित कर दिया जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि लगभग 19,000 का घोटाला हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 19,000 का घोटाला नहीं हुआ है। आप अगर दूसरी लिस्ट बनाएंगे तो मैक्सिमम 1000 कैंडिडेट इधर उधर होंगे और किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये पूरी वीडियो इसी मुद्दे पर आधारित थी। उम्मीद है आपको क्या मुद्दा है, मूल मुद्दा क्या है, वह समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल सरकार की मीटिंग है और उस मीटिंग में क्या फैसला लिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो मुख्य 2 मुद्दे थे, दोनों हमने समझा दिया है कि विवाद किस कारण से हो रहा है और किस कैटेगरी में कितने लोग चयनित हैं। ये दोनों चीजें हमने समझा दिया है। उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहां पर हम उसका रिप्लाई कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप नए हैं इस YouTube चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, काहे को देर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।